वफाकी काबीना ने चीनी बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने का फैसला किया था और अवाम से ये वादा पूरा किया गया है। पाकिस्तान की तारीख का आज बहुत अहम दिन है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी किसी की जुर्रत नहीं थी कि ऐसा कमीशन बनाया जाए। अशफाक तोला साहब माहिर टैक्स अमूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अशफाक तोला साहब, कहा जा रहा है कि आज तारीख साज दिन है। पहले कभी भी किसी हुकूमत की इतनी जुर्रत नहीं हुई थी कि फैक्ट्स अवाम के सामने रखे जाएं। आज की जो रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आए हैं, कितने हैरानकुन और कितने बड़े इंकशाफात समझते हैं आप इन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे पहले कोई कमीशन रिपोर्ट ना इस तरीके से मंजर आम पे लाई गई थी और ना इस तरीके से इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया में रिलीज किया गया था। तो ये तो काबिल तहसीन है और जो अच्छी चीज होती है उसकी अच्छी बात करनी चाहिए। देखें, जो प्रिलिमिनरी मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था शहजाद अकबर साहब की और मिनिस्टर साहब की, मगर देखिए कुछ चीजें इसमें अभी तक आया नहीं कि जो फैक्ट्स इनको देने चाहिए थे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रोसीजरल हैं और वो ये कहते हैं जो हमें एविडेंसेस मिले हैं इसके हिसाब से ये कंफर्म हो रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट उसको हम कहते हैं कि अगर हम किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको एज एन एविडेंस पेश कर सकें तो वो एक बिल्कुल एविडेंस के तौर पे पेश होनी चाहिए। तो वो रिपोर्टें हमें पढ़नी पड़ेंगी कि किस लेवल पे उन्होंने ये जाके एविडेंस लिया है कि क्या ये कोर्ट में क्राइम हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। दूसरी चीज मुझे जो अच्छी लगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उन्होंने सारे रोल्स बताए हैं कि जी जिस रोल के अंदर इनकम टैक्स में कितना घपला है, सेल्स टैक्स में कितना घपला है, प्राइसिंग किस तरीके से की है और क्या रिकवरी रेट था। आप देखें शुगर में 3 या 4 ऐसी जगहें होती हैं जहां पर ये प्रॉफिट बनते हैं और बिल्कुल सही है। और ये कोई आज इस कमीशन की रिपोर्ट में नहीं, ये पहले भी डिबेट हो चुके हैं, मगर फॉर्मली एक कमीशन बने और इस किस्म की रिपोर्ट दे वो मेरा ख्याल है पहली वक्त हुआ है, जो कि काबिल तहसीन है। मगर अगर आप देखेंगे जब उन्होंने ये कहा कि जी के माजी में हुक्मरानों ने अपने वफादात की खातिर ये सब्सिडियां दी हैं, बिल्कुल कोई शबा नहीं है, ये हुई है, बिल्कुल इस्तेसाल भी हुआ होगा। मगर मुझे ये भी बता दें कि जब एंड में फिर आप ये कहते हैं कि जी खुसरो बख्तियार साहब को हम नहीं कह सकते कि वो रिजाइन करें बिकॉज कि उनके भाई की मिले, तो वो भी हुक्मरानी के जुमरे में आता है। और अगर देखें मैं अगर फर्ज करें मैं अगर कोई बिजनेस में हूँ और अगर मैं कहीं कैबिनेट में बैठा हूँ और अगर मैं कोई ऑब्जेक्शन करता हूँ, जैसे इनके भाई हाशिम बख्त जमा के बारे में कहा जाता है कि पंजाब में उन्होंने कहा कि जी कि ये सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, और अगर आप उसूली तौर पे उससे इख्तलाफ करते थे और आपके भाई की मिल वो सब्सिडी ले रही है जिसके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बेनिफिशियरी आप है, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप मना कर देते कि जी हम ये एक्सपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज के भाई इसमें ये इशू है। देखिए बाकी जो बात की है 1 नंबर खाते और 2 नंबर खाते, बिल्कुल सही बात है और ये हर बिजनेस में आपको मिलेंगे, ये सिर्फ शुगर में नहीं मिल सकते। अब ये देखना है मुझे कि अब इसका क्या इम्पैक्ट आता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका कहीं जिक्र अभी तक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं किया कि उस्मान बुज़दार साहब का क्या डिफॉल्ट है उसमें और उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा। वो जो क्राइम कमिट हुआ है कि जो आपको जानते हुए भी अगर चले फर्ज करे माजी में किसी ने कोई अपने इंटरेस्ट की खातिर सब्सिडी दे दी थी, तो इस मरतबा तो चले वो इंटरेस्ट नहीं था और हाशिम बख्त जमा को मैं अगर अलग भी निकाल दूं तो उस्मान बुज़दार साहब ने बगैर सोचे समझे वो सब्सिडी क्यों थी। अगर उस्मान बुज़दार साहब को अगर उसका पार्टी बनाए और उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे तो इसकी कार्रवाई में बड़ा वजन बढ़ेगा कि देखिए एक शख्स ने। अशफाक तोला साहब हमारे साथ ही रहिएगा। शाहजेब खानजादा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर हैं। शाहजेब, कितना अहम है आज की जो रिपोर्ट का पब्लिक होना? देखिए अहम तो है और जाहिर है ये बड़ा फैसला है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया है, मगर बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। तो जो अशफाक तोला साहब सवाल कर रहे हैं वो बड़ा अहम है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है वो तो सिर्फ ये बताया गया है कि कॉस्ट को इवेल्युएट नहीं किया उस्मान बुज़दार साहब ने ये सब्सिडी देते हुए। ये उनका फॉल्ट पंजाब हुकूमत का जरूर बनता है, मगर हमें याद होना चाहिए कि जो इससे पहले कमीशन की इस रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि सियासी असर वसूख इस्तेमाल करके सब्सिडी ली गई।
तो सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करने का मसला नहीं है, सियासी असर व रसूख किसने इस्तेमाल किया ये भी, इसका भी हमें बताया जाना था, आवाम को बताया जाना था कि किसने उस्मान बुज़दार पर सियासी असर व रसूख इस्तेमाल किया कि उन्होंने वफाक के फैसले के बरखिलाफ जाके सब्सिडी दे दी, और सब्सिडी भी खुसरो बख्तियार साहब के रिश्तेदार की शुगर मिल को दे दी, जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल को दे दी, 51 से 52% तो उन लोगों को दे दी सब्सिडी जो तहरीक इंसाफ में के रहनुमा हैं, जबकि सिंध ने नहीं दी, किसी और सूबे ने सब्सिडी नहीं दी। तो ये जवाब अभी तक कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं था। अच्छा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले 5 साल का जिक्र करना, आज की रिपोर्ट को पिछले 5 साल से कंपेयर करना, जो कि अभी शहजाद अकबर साहब कर रहे थे, आप समझते हैं सही था? देखिए भाई, अगर कौम का पैसा लूटा गया है तो बेशक 5 साल का कर लें, 10 साल का कर लें, जितना आपने करना है कर लें, बट ये कमीशन के TORs में नहीं था। कमीशन के TORs ने पिछले साल की जो तहरीक इंसाफ का साल है उसको कैलकुलेट करना था। मगर अगर कौम का पैसा पिछले 3 साल और 4 साल पहले लूटा गया है तो उसकी तफसीलात भी बताते हैं। मगर इस वक्त अलग यह है कि तहरीक इंसाफ के दौर में शुगर मिल मालिकान सब्सिडी भी ले गए, शुगर मिल मालिकान बरामद भी कर गए, और शुगर मिल मालिकान ने डोमेस्टिक मार्केट में कीमतें भी उतनी बढ़ा दी हैं जो पहले नहीं बढ़ी थी। फर्क यह है कि आज भी जबकि शुगर कमीशन बन चुका है और शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि 46 रुपए फी किलो कीमत है, जो कि हमने लागत कैलकुलेट की है, चीनी 85 रुपए फी किलो मार्केट में बिक रही है, यानी कि 40 रुपए लागत से ऊपर मुनाफा कमाया जा रहा है। तो जो तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। वो माजी की मिसाल जरूर दें और उसको भी कैलकुलेट करें, उसको की भी इन्वेस्टिगेट कर लें। उन्होंने कहा कि 22 अरब रुपए माजी में सब्सिडी थी, पंजाब हुकूमत ने तो सिर्फ 2.5 अरब रुपए सब्सिडी दी है, मगर 22 अरब रुपए का मसला नहीं है। उन्होंने खुद ने कहा कि जो विंडफॉल है, जो मुनाफा कमा गए शुगर मिल मालिकान सिर्फ और सिर्फ मार्केट में प्राइस मैनिपुलेशन करके, वो 100 अरब रुपए है। तो तहरीक इंसाफ से जो अकाउंटेबिलिटी है वो 2.5 अरब की नहीं हो रही है। वो खुद मान रहे हैं कि 100 अरब की तो सिर्फ मार्केट मैनिपुलेशन के जरिए जो विंडफॉल मुनाफा है वो शुगर मिल मालिकान कमा गए हैं। तो पिछले दौर में अगर 22 अरब रुपए की सब्सिडी दी मगर कीमत मार्केट में वही थी, तो इस दौर में 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी है, 100 अरब रुपए का शुगर मिल मालिकान मुनाफा कमा गए हैं। तो बहुत बड़ा जवाब है जो बनता था, जो कि अभी तक कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक नहीं दिया गया। उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट में इसका जवाब। शाहज़ेब भी बताइएगा कि कहा गया है कि ईद के बाद कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब ये एक्शन लेना हुकूमत के लिए कितना बड़ा इम्तिहान होगा? जी बिल्कुल है, और देखें अभी जहांगीर तरीन साहब की हद तक, साथ ही मोनिस लाई साहब की हद तक उन्होंने नाम लिया है। नजर आ रहा था जैसे खुसरो बख्तियार साहब को कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्होंने कहा कि आगे जाके अगर ताने बाने उनके भी मिलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये बात याद रहे कि खुसरो बख्तियार के असासे के हवाले से, इसके हवाले से बहुत ज्यादा खबरें आती रही हैं। शहजाद अकबर साहब सबके बारे में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अगर अपोजिशन का मामला हो, बहरहाल उनका दिफा कर रहे थे वो। तो ये मामला अपनी जगह पर रहेगा। अभी तक भी जो हुकूमत ने इकदाम किए हैं वो बड़े इकदाम हैं। आगे जाके एक्शन लेना एक और ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा, जिसमें उन्हें देखना होगा कि किस किस का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आया है। क्योंकि ये बात वाजे हो, वो कह रहे हैं कि फायदा नहीं हुआ, मगर खुसरो बख्तियार साहब वजीर होने के बावजूद मीडिया पे जाके वो शुगर माफिया ही को डिफेंड कर रहे थे जब प्राइसेस की बात आ रही थी कि कीमतें शुगर मार्केट में इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, और वो कंपटीशन कमीशन का हवाला दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो अवाम को डिफेंड कर रहे थे और कह रहे थे कि चीनी की कीमतें कम बढ़ गई हैं। अगर उनका अपना फायदा नहीं था तो वो क्यों जाके शुगर माफिया को डिफेंड कर रहे थे, बजाय इसकी कि इस बात की यकीन दहानी कराते कि चीनी की कीमतें कम बढ़ी हैं और वो कम आनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो और फिर उस्मान बुज़दार के खिलाफ क्या एक्शन होगा, जिसके बारे में कमेटी ने कहा था, शुगर कमीशन ने कहा था कि उनके ऊपर सियासी रसूख इस्तेमाल किया गया। बाद में नजर भी आया कि उन्होंने कितनी जल्दी में ये सब्सिडी अप्रूव की है, जब खुद कहा जा रहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट इस सब्सिडी के खिलाफ था जब वो खुसरो बख्तियार के भाई को डिफेंड कर रहे हैं। और आज कहा गया शहबाज गिल साहब की तरफ से और शहजाद अकबर साहब की तरफ से, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के मुखालिफ होने के बावजूद कैसे उस्मान बुज़दार ने किसके सियासी दबाव में सब्सिडी दे दी, इसका जवाब और इस पर एक्शन बहुत ज्यादा लाजमी। ठीक है, शाहज़ेब खानज़ादा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। और इस हवाले से एक अहम मालूमात सामने आई हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से फैसला किया गया कि रिपोर्ट को मिनो अन पब्लिक कर दिया जाए। शाहज़ेब, अब नैब ने काम करना है, FIA ने काम करना है, दीगर तफ्तीशी इदारों ने काम करना है, आगे लेकर जाना है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, ज़ाहिर है तफ्तीशी इदारों के लिए बड़ा इम्तिहान होगा कि अब इस पर किस तरीके से अमल दरामद होता है। जैसा कि हमने कहा कि तमाम के खिलाफ फिर तहकीकात हो। नैब ने जो खुसरो बख्तियार साहब और उनके असासों के हवाले से मामला आया था उसकी इंक्वायरी मुल्तान से लाहौर शिफ्ट कर दी, और जब हमने पूछा था तर्जुमान से तो उन्होंने कहा था कि उनके इल्म में ही ये बात नहीं है। तो जो नैब का किरदार अभी तक रहा है वो तो अपोजिशन पर सख्त और हुकूमती मामलात पर नर्म ही रहा है, उसका जवाब भी सामने नहीं आता, चाहे वो मालम जब्बा हो, पेशावर BRT हो या फिर खुसरो बख्तियार साहब का केस हो। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या उनकी
कार्रवाई रहती है, मगर जो नैब की कार्रवाई अपोजिशन के खिलाफ है, जो उनकी कॉम्पिटेंस और जो कारकर्दगी अपोजिशन के खिलाफ है, वैसी ही अगर हुकूमत के खिलाफ उन्होंने करनी है तो ये कोई मुल्क के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि नजर आता है नैब एक इनकॉम्पिटेंट इदारे के तौर पर उनकी डिलीवरी में नजर आता है, उनकी तहकीकात में नजर आता है, और हमें कहने की जरूरत नहीं है, अदालतें कहती हैं कि इनकी नियत और इनकी कॉम्पिटेंस दोनों पर सवाल उठता है जिस तरीके से ये तहकीकात करते हैं। तो नैब को अगर ये तहकीकात देते हैं तो कॉम्पिटेंस और नियत दोनों पर सवाल है। उम्मीद करते हैं कि वो ज्यादा कॉम्पिटेंस और बेहतर नियत के साथ कम से कम हुकूमत की केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर सकें। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा अशफाक तोला साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक तोला साहब, एक जो जुर्म सामने आया या जो शिकायत सामने आई वो डबल रिपोर्टिंग की थी। हमारे नाजरीन क्योंकि इस मामले से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है, तो क्या आप हमारे नाजरीन को समझा सकेंगे कि डबल रिपोर्टिंग होता क्या है और क्या ये वाकई बहुत बड़ा जुर्म है? जी, जुर्म तो बहुत बड़ा है। एक ये होता है, देखिए, एक रिपोर्ट ये होती है जो आप सरकार को अपने खाते देते हैं, जो इनकम टैक्स की मद में आप टैक्स अदा करते हैं, जो आप पब्लिक को रिपोर्टिंग फिगर देते हैं, उसको हम कहते हैं नंबर 1 अकाउंट या रिपोर्टेड, जो उन्होंने कहा आर और NR। दूसरा वो होता है जो कि उन्होंने कहा कि जी कि आप रिपोर्ट नहीं करते। जैसे उन्होंने एक मिसाल दी शहजाद अकबर साहब ने कि जी के शुगर मिलों ने अपनी कैपेसिटीज बढ़ा ली थी और बगैर बताए उसको अनअकाउंटेड फॉर गन्ना लेते थे और वो गन्ना लेके चीनी बनाते थे और मार्केट में बेच देते थे, तो जिसका कोई रिकॉर्ड उनकी किताबों में मौजूद नहीं था। तो जो किताबें एक थी जो सरकार को दिखाने के लिए थी और एक किताबें होती हैं जो सेठ के लिए होती, तो वो जो दो आपकी जो दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों का फर्क ये होता है, जो फर्क जो नफा आता है वो सेठ की जेब में जाता है। और ये कोई सिर्फ शुगर में नहीं है, ये हर बिजनेस में है वजी साहब। और मैं ये आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ, इस मुल्क के अंदर जो मैं हमेशा लिखता भी रहा हूँ कि मुतवाजी मईशत जो है आपकी मेन मईशत से कहीं ज्यादा है, तो इसका ये खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है और भुगतना पड़ेगा जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन पूरे तरीके से नहीं करेंगे। और इसमें टैक्स की मद में भी काफी फ्रॉड हो सकता है, मगर इनकम टैक्स के पास और सेल्स टैक्स के लिए अगर उन्होंने कोई फ्रॉड किया है तो ये नादिर मौका है कि क्योंकि 5 साल का रिकॉर्ड ये अगर कमीशन की रिपोर्ट दिखा रही है तो उन 5 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से तमाम मिलों को वो नोटिस दे के वाकई में वो अपना क्लेम अगर रिपोर्ट के हिसाब से कोई एविडेंस इनको मिल जाता है तो वाकई एक बड़ी अच्छी रकम इनकम टैक्स की मद में इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर बुक्स हमेशा चलती थी, हैं और रहेंगी। फर्क इतना है कि एक में सिर्फ आप सरकार को दिखाते हैं और वो खाते होते हैं, और दूसरा वो होता है जो असल सेठ का खाता होता है, और दोनों में बहुत हद तक फर्क होता है। तो ये इसमें बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ये बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी भी चाहिए। और इस मुल्क को अगर आपको आगे या परवान चढ़ाना है और अगर आपकी मईशत से आपके टैक्स की वसूलियां पूरी करनी है तो ये लाएअमल आपको इख्तियार करना पड़ेगा कि आप अपने 2 नंबर अकाउंट या जाली अकाउंट्स को खत्म करना पड़ेंगे। अशफाक साहब, ये बताइएगा कि अब कहा गया है कि दीगर तमाम मिल्स का भी ऑडिट कराया जाएगा, ये आपके ख्याल में कितना लंबा प्रोसीजर होगा, इसमें कितना टाइम लग सकता है? अब्दुल्ला साहब, आप हमें सुन सकते हैं? आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की जानिब से और उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है। कहा गया उनका कि शुगर मिल्स तवातुर से गन्ने की कम कीमत अदा करते रहे हैं। 2019 तक 140 रुपए फी मन से कम में गन्ना खरीदा गया। रिपोर्ट ने निशानदेही की है कि किसान से कटौती के नाम पर भी ज्यादती की गई। तमाम शुगर मिल्स 30% तक गन्ने के वजन में कमी करते हैं। किसान को कच्ची पर्ची पर अदायगी की गई जो कि 140 रुपए से भी कम है। और मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दिया है जिनकी गफलत के बायस बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ी। कमीशन ने केसेस नैब, FI और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की है। अशफाक तोला ने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक तोला साहब, अब क्या एक्शन लिया जा सकता है? आपने कहा कि मुख्तलिफ सनतों में, मुख्तलिफ शोबों में ये डबल रिपोर्टिंग, ये डबल बुक्स मेंटेनेंस होती है, तो किस तरह इससे निमटना है, किस तरह कौम को, मुल्क को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा आपके 2-4 चीज़ें हैं जो कि अगर आप देखेंगे इसमें पैरेलल इकोनॉमी के ऊपर है, जो कि आपके सबसे बड़े तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी की फाइलें हैं, प्रॉपर्टी के निज़ाम को आप जब तक ठीक नहीं करेंगे, दूसरा आपके ये जो बेयरर बॉन्ड्स होते हैं इनको आप ठीक नहीं करेंगे, और जब तक आप
शहर शहर गांव गांव तक बैंकिंग फैसिलिटी की रसाई नहीं देंगे, जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। जब तक उसमें आप ठीक नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता हूँ इस निजाम में कोई वाज़ेह तब्दीली आएगी। पैरेलल या मुतवाज़ी इकोनॉमी हर जगह मौजूद है, उसको कम किया जाता है। एक चार्टर के तौर पे तुर्की में 3 दफा मैंडेट किया गया 5-5 साल की पॉलिसीज बनाई गई। हमने भी ये रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि आप 5-5 साल की पॉलिसी बनाएं, मगर मेरा ख्याल है इनका नहीं, मैं हर किसी हुकूमत का कहता हूँ कि किसी में भी इतना मेरा ख्याल है दमखम नहीं था कि जो ये काम कर जाते। आज भी वो प्लान्स तैयार पड़े हुए। दूसरा, आप पहले ये सवाल कर रहे थे जब लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी कि 88 मिल्स में से 9 मिलों का ऑडिट हुआ और 79 मिल्स के ऑडिट होने बाकी हैं, तो बिल्कुल होने चाहिए। अगर किसी ने भी कौम का पैसा लूटा है, गरीब आवाम की जेब से पैसे निकले हैं, उनका एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए और उनसे रिकवर होना चाहिए। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये अगर आप करेंगे कि नैब के हाथ में दे दें या FIA के हाथ में दे दें या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर दें, तो ये मेरा ख्याल है ये एक अच्छा इकदाम नहीं होगा आपके बिजनेस एनवायरनमेंट पे। आपको अभी जब ये कोविड के जो मसले आए हैं, इसमें आपको मजीद सलाहियत पैदा करनी होगी और उनसे नेगोशिएट करके, टेबल टॉक करके आपको ये करना पड़ेगा, वरना आपके निज़ाम को धर्म भरम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो इशफाक साहब, आप क्या समझते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या हो सकती है कि बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस भी मुतासर ना हो और अकाउंटेबिलिटी भी चलती रहे? देखिए, अकाउंटेबिलिटी का एक तरीका है, आप बिजनेसमैनों के अंदर से ही एक कमेटी बनाएं, प्रोफेशनल्स की एक कमेटी बनाएं और वो कमेटी बैठ के उनसे नेगोशिएट करे। फॉरेंसिक ऑडिट हमारा शोबा है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, हम आपको बताएंगे कि हाँ अगर ये हुआ है, हम इनके साथ बैठ के इनको एविडेंस देंगे कि जी आप ये गलत काम कर रहे हैं और आपने अवाम का पैसा लूटा, आप वापस करें। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे। मलिक मोहम्मद अहमद खान नून लीग के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कमेंट करेंगे? हुकूमत ने बड़ा काम किया है बहरहाल कि रिपोर्ट पब्लिक कर दी है। सवालात थे कि क्या ये रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, क्या जिम्मेदारों के नाम सामने आएंगे, तो आ गए। आप इसका खैर मकदम करते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इसको डिसीव किया है। एक्चुअली ये बिल्कुल एक डिसेप्शन के सिवा कुछ नहीं है कि बेसिकली मामला था क्या। मामला ये था कि ECC की अप्रूवल के बाद एक एक्सपोर्ट की परमिशन दी गई, जिसकी वजह से एक शॉर्टेज जो है वो रजिस्टर हुई। 1 मिलियन टन इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी, शॉर्टेज हुई और प्राइस 20 रुपए kg पे बढ़ी। केस ये था, यानी पंजाब गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी दी, किसी जिम्मेदार का तयन नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट ECC की भी मंजूरी के बाद ये एक्सपोर्ट की गई, किसी जिम्मेदार का तयन नहीं किया गया। तो ये रिपोर्ट एक्चुअली तो इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए थी। ये चल पड़े जो कॉमन प्रैक्टिसेस थी उनकी फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो दिस रिपोर्ट बेसिकली डज नॉट सेटिस्फाई व्हाट एक्चुअली इट वाज मेंट फॉर। या तो ये रिपोर्ट इस चीज का तयन करती और ये बताती कि ये जो ECC की रिपोर्ट में किसने गलत इनको डेटा प्रोवाइड किया, गलत फिगर्स दिए कि ये इनके पास सरप्लस है और ये 1 मिलियन बार एक्सपोर्ट करके फिर भी प्राइस 45 पे मेंटेन रख सकते हैं। और अगर 20 रुपए kg पर प्राइस बढ़नी है तो ये तो पिक पॉकेटिंग थी पब्लिक एट लार्ज की, जो गवर्नमेंट ने की और किन्होंने प्रॉफिटेरिंग की, किसका नाम है और किस चीज के ऊपर इसने आइडेंटिफाई किया है किसी एक पर्सन को भी। और ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो हेड प्राइम मिनिस्टर खुद कर रहे थे, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को जिन लोगों ने ये रिपोर्ट गलत दी, जिन लोगों ने उनको प्रॉपर असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड की, अगर इट इज अलेज्ड टू बी सो, तो फिर क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? ये तो इट इज बेसिकली नॉवल, जिसमें एक इतनी बात भी इस रिपोर्ट की समझ में नहीं आई कि कौन सा फार्मर है। मैं फार्मर हूं, मैं ग्रोअर हूं, मैं गन्ना उगाता हूं, तो क्या मैं बगैर CPR लिए मिल से अपनी वापस आ सकता हूँ गन्ना फेंक के? मैं कैसे पक्की और कच्ची पर्ची के फर्क में जाऊंगा? मतलब दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि जिस फैसले की बुनियाद पर, ECC के फैसले की बुनियाद पर एक इतना बड़ा ये 20-25 रुपए कीमत का इजाफा हुआ, 1 मिलियन टन लोगों ने एक्सपोर्ट कर ली, उनका इस पूरे अफसाने में कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक है, मलिक साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि जिस मकसद के लिए ये कमेटी बनाई गई थी वो मकसद हल नहीं हुआ। उनका ये कहना है कि ECC की अप्रूवल के बाद कैसे ये एक्सपोर्ट किया गया,
कौन जिम्मेदार था, किसकी मंजूरी से ये सारा कुछ किया गया, उन लोगों के नाम मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के, उनसे बात करेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब, शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनका ये कहना है कि 2018 में ओमनी ग्रुप को सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 9.3 अरब रुपए की, सिर्फ ओमनी ग्रुप की बात करेंगे, सब्सिडी दी है। देखिए वजी, मैंने पूरी अभी जो इनकी रिपोर्ट है, ये अलिफ लैला की जो कहानी है, वो तो मैंने नहीं पढ़ी अभी, तो मैं उसके ऊपर कोई डेफिनेटिव राय नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि आखिरी बार जो सिंध हुकूमत ने सब्सिडी दी थी वो 2017 दिसंबर में दी थी, और 2018 का जहाँ तक ताल्लुक है, 19 का ताल्लुक है, 20 का ताल्लुक है, सिंध हुकूमत ने सरासर कोई सब्सिडी शुगर सब्सिडी के नाम से दी ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मिसकंसेप्शन पर, झूठ पर मबनी फाइंडिंग है जो शहजाद अकबर साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया। दूसरी मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अगर आप तमाम लोग को याद होगा ये कि जब 2020 के शुरू में या 2019 के आखिर में शुगर क्राइसिस पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ, तो शुगर क्राइसिस को समझने के लिए, उसके मुहरकात को जानने के लिए वजीर आजम ने ये इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। अब अगर आप उसकी तमाम एस्पेक्ट को देखते हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट करना था 2020 को, 2019 को। ये जो 2018, 17, 16 का जिक्र कर रहे थे, ये तो इंक्वायरी कमीशन के TORs में था नहीं, उसके एम्बिट में था नहीं। तो मैं तो एक सवाल पूछने पर मजबूर हूँ कि इस इंक्वायरी के एम्बिट को क्यों एक्सटेंड किया जा रहा है, इतनी ज्यादा इसके दायरा कार को क्यों बढ़ाया जा रहा है। शायद कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, शायद कुछ लोगों को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है। जहां तक सिंध गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैं एक बार फिर आपको दोहराना चाहूंगा कि हमने 2018 के माली साल में, 2019 में, 2020 में कोई शुगर सब्सिडी सूबा सिंध में किसी भी शुगर मिल को, किसी भी फार्मर को नहीं दी थी। जो आखिरी सब्सिडी हमने दी थी वो दिसंबर 2017 में दी थी, और मैं आपके साथ आदादो शुमार शेयर कर सकता हूं कि हमारी 2017 की सब्सिडी के बाद जो शुगर के रेट से सूबा सिंध के अंदर, उसके अंदर ना सिर्फ स्टेबिलिटी आई थी बल्कि उसमें कमी भी वाक़ई हुई। आपने दो वजाहतें की, एक आपका ये कहना है कि दिसंबर 2017 के बाद कोई सब्सिडी नहीं दी गई, दूसरा आपका ये कहना है कि TORs में 2019 और 20 का मामला निपटाना था, ये पिछले मामला क्यों खोले जा रहे हैं। ये तो हमारा आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंच गया। ये बताइएगा कि एक अच्छा काम नहीं आप समझते हैं कि तहकीक की गई, और अगर चाहे उसमें PTI के लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे, वज़रा, सिटिंग मिनिस्टर्स के नाम भी सामने आ रहे थे, फिर भी वो रिपोर्ट पब्लिश की गई, आपने समझते कि बड़ा काम है, इसका खैर मक़दम करना चाहिए? देखिए, अगर इंक्वायरी फेयर तरीके से होगी, अगर इंक्वायरी का पर्पस ये होगा कि एक्चुअली आवाम को रिलीफ दिलाया जाए, तो बिल्कुल सराखों पे। लेकिन अगर इंक्वायरी करने का मकसद अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, एक ऐसी हुकूमत को जो कि वाहिद सियासी हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान की, जो कि PTI के साथ अलाइड नहीं है, अगर उसको पिन पॉइंट करना होगा तो मैं समझता हूँ मेरे एतराज़ात उसके ऊपर हैं। आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बदनीयती देख लें आप, कि शहजाद अकबर साहब ने जब ECC की बात की जा रही थी, जो असल एस्पेक्ट देखने का था, जिसने मंजूरी दी एक्सपोर्ट करने की, पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी देने का फैसला किया 2019-2020 में। ना उन्होंने ECC के मेंबरान का जिक्र किया, ना उन्होंने वजीर आला पंजाब का जिक्र किया। अगर जिक्र उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सियासी शख्सियत का उन्होंने किया जो किसी अहम हुकूमती ओहदे पर फायदे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जिक्र किया उन्होंने मुराद अली शाह साहब का जिक्र किया। तो ये एक, मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को एक मुराद अली शाह फोबिया हो चुका है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी फोबिया हो चुका है, और हर चीज के अंदर वो फोबिया आपको नजर आता है उनके अमाल में। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ मखसूस नामों का जिक्र नहीं किया है, लेकिन जैसे अगर हम उनकी विल और कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज ये भी कह रहे थे कि कोशिश करेंगे कि जिम्मेदारान का तायुन किया जाए और जो रिकवरीज हैं वो आवाम तक पहुंचाई जाएं, कोशिश ये की जाएगी, ईद के बाद सिफारिशात भी मुरतब की जाएंगी। जी, अभी तक ये कोशिश ही कर रहे हैं कि जिम्मेदारी का तायुन किया जाए, तो फिर इंक्वायरी कमीशन ने क्या किया है? मैं तो समझता हूँ इंक्वायरी कमीशन करने का बुनियादी काम ही ये था कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट 20 फरवरी को वजीर आजम पाकिस्तान को मिली थी, जिसके तहत उन्होंने फाइंडिंग दी थी कि इस तरीके से शुगर प्राइसेस में इजाफा किया गया और आवाम को नुकसान पहुंचाया गया, तो उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि कौन लोग इन्वॉल्व थे इस तमाम काम में। तो अगर इंक्वायरी कमीशन की फाइंडिंग के बाद हमें ये नहीं पता चलता कि जिम्मेदार कौन है इन तमाम चीज़ों का, और जानबूझ के इंक्वायरी के दायरा कार को इतना ज़्यादा फैलाया जा रहा है ताकि जो जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है
उनको पिन पॉइंट ना किया जा सके, तो मैं समझता हूँ बदनीयती तो नजर आ रही है। कुछ इससे करीब मौक़िफ़ दिया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब ने, हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अहमद खान साहब, आपका ये कहना है कि एक तो गैर ज़रूरी तौर पर मामले को तवालत दी गई, और जो कॉमन फॉल्ट लाइंस हैं, जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, डबल बुक रखने की जो प्रैक्टिस है, उसे एक्सप्लॉइट किया गया है। आप क्या देखना चाहते थे इस रिपोर्ट में, आप क्या समझते हैं? नहीं देखें, ये मैं इन पर्टिकुलर एक बात पे आपको ये बताना चाहूंगा कि जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, फॉर इंस्टेंस अगर आप ये देखें कि जैसे रमजान शुगर मिल है जो शहबाज शरीफ साहब की फैमिली ओन करती है, तो पिछले 2 साल से एफबीआर के इंस्पेक्टर्स एक एक स्टॉक को वेरीफाई कर रहे हैं। उन्होंने तो कहीं रिपोर्ट नहीं किया कि वो डबल बुक कीपिंग करते हैं या कहीं पे कोई पक्की पर्ची या कच्ची पर्ची का कोई फर्क है। वो तो सिंपल सीपीआर हैं, और हर फार्मर, जो फार्मर आता है वो मिल से सीपीआर लिए बगैर अपना जो वो गन्ना लेकर आता है कैसे वहां पे अनलोड कर सकते हैं उसको, तो उसके पैसे उस सीपीआर की सूरत में मिलते हैं। तो सीपीआर का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन्ड है, जिसपे आज तक इन इंस्पेक्टर्स ने कोई एक सिंगल केस भी रिपोर्ट नहीं किया। सेकेंडली, ये बात जो अभी ये पूरी क्राइसिस डेवलप हुई थी, इन्वेस्टिगेट तो इसको करना था, और अगर इंक्वायरीज कमीशन का पर्पस ये था कि वो गवर्नमेंट के लिए फैक्ट फाइंडिंग करे और गवर्नमेंट को ये फैक्ट फाइंडिंग करके दे कि किस बुनियाद पर ये एक मसनूई कीमत में इजाफा किया गया, तो उसकी सिंपल फैक्ट ये थी कि जो 1 मिलियन टन सरप्लस तस्वर करके एक्सपोर्ट की गई। अब किन लोगों ने कहा कि ये सरप्लस है और उनके खिलाफ कोई किसी एक का नाम लिया गया, वो कौन सी गवर्नमेंट थी? पंजाब गवर्नमेंट जिसने सब्सिडी देने के लिए सबसे पहले इजाजत दी उस्मान बुजदार साहब की, उनका कहीं जिक्र नहीं है इस पूरी रिपोर्ट में। वो लोग जो ईसीसी में बैठे थे, जिन्होंने कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं, तो क्यों नहीं उस पर यह जिक्र आया कि जिन लोगों लेकिन मलिक अहमद साहब, सब्सिडी तो अब शरीफ फैमिली के शुगर मिल्स हैं उन्हें भी मिली थी, ये बार बार एतराज किया जाता रहा पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से। ये जो इनका ये जो 2019 और 2020 के माली साल के अंदर इसकी कीमत में इजाफा किया गया, उसकी सिंगुलर रीजन, वाहिद कॉज उसका 1 मिलियन टन की एक्सपोर्ट की इजाजत देना था। और एक्सपोर्ट की इजाजत देने के बाद जब सब्सिडी दी गई, तो उस दौर में आपके सामने है कि किन के नाम सामने थे, किसी एक को फिंगर आउट नहीं किया गया। अब अगर मामला अगर ये रह जाए कि जो 2018 की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जिनकी ऑडिट रिपोर्ट्स भी सबमिटेड हैं, और उनकी कॉमन बिजनेस प्रैक्टिसेस जितनी भी पाकिस्तान की शुगर मिल्स हैं वो जो अपनी एक्सपोर्ट्स करती हैं, उसके बाद सब्सिडीज की जो अमाउंट्स आती हैं, तो उनको अगर बुनियाद बनाकर एक सिर्फ फिक्सिंग ऑफ देयर ओपोनेंट्स की सिचुएशन में जाना है, तो फिर ये कमीशन तो बेसिकली एक डिसेप्शन है, डिसीव किया इन्होंने। यानी जो मसनूई किल्लत पैदा हुई और कीमत में इजाफा हुआ, उसको डाइवर्ट किया, अटेंशन डाइवर्ट की, उसका रुख मोड़ा और उनको पिछले सालों के अंदर ले गए, ताकि इस साल के अंदर जो ये क्राइसिस पैदा किया गया था उसके ऊपर बात ना की जा सके। शरीफ, ये बताइएगा मलिक साहब, आपने मेरा सवाल शायद सुना नहीं। पीटीआई की जानिब से इल्जाम लगाया जाता रहा है कि जो सब्सिडी दी गई हालिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स को भी सब्सिडी दी गई। नहीं देखिए, जब ये तो एक कोटे की बेसिस पे होता है ना कि शरीफ फैमिली को या किसी और शुगर मिल ओनर को जो शुगर का काम कर रहा है, तो उनके स्पेसिफाइड उनके कोटाज हैं, उसके मुताबिक अगर किसी को जो पूरे मुल्क का लॉ उसमें अगर डील किए है, तो ये बुनियाद पहले तो ये फैसला करें ना कि ये इजाजत किसने दी कि आप इसको एक्सपोर्ट करने के बाद सब्सिडीज क्लेम करें। अगर तो वो एक्सपोर्ट करने की इजाजत गवर्नमेंट दे रही है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो गवर्नमेंट पे फिक्स होनी चाहिए, और वो गवर्नमेंट बताए कि कितनी किसने की दी। अभी ये रिपोर्ट के लेकिन मलिक साहब, ये कैसे हो सकता है कि जब फायदा लेने की बारी आए तो आप शामिल हों, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बारी आए तो सिर्फ हुकूमत रिसीविंग एंड? ये तो एक पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने देनी है, जिसकी बुनियाद पर देखें ना, जब शहबाज साहब की गवर्नमेंट थी तो ना गन्ने की कीमत कम की गई शुगर मिलर्स के इसरार के बावजूद, और ना चीनी की कीमत में इजाफा किया गया कि पब्लिक पे बोझ ना बढ़े, और ये पोजीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड रही। पहला माली साल जिसके अंदर कीमत बढ़ी वो 19-20 है, और किस बुनियाद पे बढ़ी कि आपने 1 मिलियन टन एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, और एक्सपोर्ट करने के बाद आपने वो जो सब्सिडी जिन लोगों को दी गई, इस रिपोर्ट में क्या इन्होंने लिखा है इसमें कि शरीफ फैमिली को कितनी दी गई है, उनकी मिल्स पे कितनी दी गई है, ये तो रिपोर्ट देखने के बाद हम बताएंगे, लेकिन ये तो एक्चुअली फैक्ट फाइंडिंग उन्होंने की नहीं है। ये तो एक वर्बल एलिगेशन थी, जो लोग पीछे पीटीआई के आके ये बात कर रहे थे। इस माली साल के अंदर तो जिन लोगों ने इसके अंदर से प्रॉफिटेरिंग किया उनके तो नाम सामने ही नहीं आए,
उसमें शरीफ फैमिली का जिक्र कहाँ पे आ गया? तय्यम तो उनका करना था, इसमें तो शरीफ फैमिली का वो 2018 का या 19 का या 20 का तो जितनी कोई क्रशिंग करता है, जब अगर कोई देखा जाए कि सरप्लस है, कहीं पर टीसीपी की इंटरवेंशन हो जाती है, कहीं और मार्केट उसकी फोर्सेस उसको ड्राइव करती हैं, तो दैट्स अ सेपरेट केस। जिस साल में कीमत बढ़ी और सरप्लस तस्वर करके एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई, इस पर इंक्वायरी कमीशन था, इसका जिक्र तो पूरे अफसाने में कहीं नहीं। ठीक है मुर्तजा साहब, जैसे मलिक मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि जिस पर्पस के लिए कमीशन बनाया गया था वो पर्पस पूरा नहीं हुआ है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का फिर क्या मकसद था? आपको क्या समझ आती है? अगर आप कह रहे हैं कि ये एक डिसेप्शन है, ये एक फैक्ट फाइंडिंग उस तरह से सामने आई नहीं जिस तरह से कमिट किया गया था। देखिए, मैं अगर बिल्कुल आसान तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं ये समझता हूं कि 2020 के अंदर शुगर क्राइसिस इसलिए हुआ था कि आपने शुगर को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। अब सवाल ये बनता है कि क्या शुगर को एक्सपोर्ट करने की इजाजत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती है, क्या सिंध हुकूमत दे सकती है, या वफाकी इदारा कोई देता है, वफाकी हुकूमत देती है? तो इसका सवाल बड़ा सिंपल है कि वफाकी हुकूमत ने इस बात की इजाजत दी, ईसीसी ने इस बात की इजाजत दी, वजीर आजम के अंडर ये तमाम चीजें काम करती हैं। दूसरी चीज सवाल ये बनता है कि जब आपने शुगर को एक्सपोर्ट कर दिया तो नेचुरली एक शॉर्टफॉल पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हुआ। जब शॉर्टफॉल क्रिएट हुआ तो आपने वो सब्सिडी भी दी उस काम के लिए। वो सब्सिडी किस हुकूमत ने दी? वो आपकी तमाम सूबाई हुकूमतों ने दी, वफाकी हुकूमत ने दी, या पंजाब हुकूमत ने दी? इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है कि एक वाहिद सूबाई हुकूमत थी पंजाब की जिसने शुगर सब्सिडी 2019-2020 में दी। तो मैं समझता हूं कि अगर इन दो सवालों पर आप फोकस करेंगे तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो शुगर क्राइसिस आया था, जो शुगर शॉर्टेज हुई थी, वो इस वजह से हुई थी कि आपने यकतरफा तौर पर फैसला किया कि शुगर को एक्सपोर्ट कर लिया जाए और फेडरल गवर्नमेंट लेकिन मुर्तजा साहब गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। लेकिन मुर्तजा साहब, माल तो हुकूमत ने नहीं बनाया होगा, पहले एक्सपोर्ट कर दी, फिर सरप्लस दिखा के एक्सपोर्ट कर दी और उसके बाद यहां पर भी सब्सिडी दे दी गई। तो आप समझते हैं? सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा वजी। मैं कहता हूँ जिस शख्स ने माल कमाया इसके अंदर उसके ऊपर हथकड़ियां लगाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन बताएं तो सही कि कौन लोग थे जिन्होंने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी। बताएं तो सही कौन सी वो शुगर मिलें थी जिन्होंने इंपोर्ट की थी। बताएं तो सही कौन सी सूबाई हुकूमत थी जिसने उसके अंदर सब्सिडी दी थी। मैं तो बड़ा कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूँ कि 2019-20 में सिर्फ एक हुकूमत है जिसने शुगर सब्सिडी दी थी, वो पंजाब हुकूमत है, वो बोजदार साहब की हुकूमत है, वो खान साहब की हुकूमत है। किसने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी? एक्सपोर्ट करने की इजाजत वफाकी हुकूमत ने दी, ईसीसी ने दी। कौन जिम्मेदार है उसका? वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है। तो नेचुरली इनकी इमा पे, इन लोगों के कहने पर ये फैसले किए गए। जिन जिन लोगों ने इस फैसले से फायदा उठाया, जिन जिन ने इस फैसले से पैसे कमाए, मैं समझता हूँ फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे इस रिपोर्ट के अंदर कहीं ये नजर नहीं आ रहा कि कौन वो लोग थे जिन्होंने सब्सिडी देने का फैसला किया, कौन वो लोग थे जिन्होंने ईसीसी में बैठ के इस सब्सिडी को अप्रूव किया और एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करते हैं। दोनों इस रिपोर्ट से मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। रिपोर्ट पेश की गई है अब से कुछ देर पहले शहजाद अकबर जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब है, उनकी जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। मलिक अहमद साहब, अब कुछ देर पहले अशफाक तोला साहब से हमारी बात हो रही थी, माहिर टैक्स हैं, उनका ये कहना है कि इन मामलात को नैब के हवाले करना या FIA के हवाले करना मिल्स मालिकान को परेशान करना जैसा होगा। इसकी एक अलग तरीके से इस मामले को हल किया जाना चाहिए। आपके पास क्या तजवीज़ है? जी देखें, बात एक्चुअली इस पूरे मसले का मकसद क्या है? इस पूरे मसले का मकसद जो है, जैसे भी आपसे पहले हमने कहा कि इसको बिल्कुल इसकी डायरेक्शन चेंज की गई है, रादर देन कि ये फिक्स करते कि इस पूरे क्राइसिस का बाइस कौन था, वो जिम्मेदारी का तयन करने के बजाय इन्होंने इसका रुख मोड़ा और पिछले सालों की तरफ ले गए। अब अगर पिछले सालों में कुछ इसके इश्यूज थे कि फॉर एग्जांपल एक मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर आपको दे रहा हूँ, यानी कि अगर 15 अरब की सब्सिडी दी गई और तमाम शुगर मिल्स ने मिला के जो टैक्स दिया वो भी कोई लगभग 14 या 15 अरब बनता है, तो फिर इसमें क्या हुआ कि ये इसको अगर आप कोई टैक्स एक्सपर्ट अगर इसको रीड करेगा तो वो इसको रीड करेगा कि देयर इज अ फ्लॉ इन द टैक्सेशन सिस्टम,
تو اگر آپ ٹیکسیشن سسٹم کے فلا کو کریکٹ کرنے کے بجائے آپ اس کو ایک کرمنل انویسٹیگیشن کا رخ دیں گے تو آپ اپنے بزنس مین کو بیسکلی پہلے کیا ہوا آپ نے دیکھا جب یہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر پوری بزنس کمیونٹی وہ they clearly deposed their mistrust in the government اور وہ پرائم منسٹر کی بجائے عسکری قیادت کے پاس گئے اور نیب کی انہی قسم کے اختیارات کے خلاف انہوں نے جا کر وہاں پہ ایک شکایت درج کرائی کہ اگر نیب ایسے کرتا رہا تو پورا بزنس بیٹھ جائے گا. تو یہ بھی ٹھیک آپ کا نقطہ آ گیا. ملک محمد احمد خان صاحب اور مرتضی وہاب صاحب آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ.